सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण मिश्रा को। तो सिंपल सा याद रखेंगे, बीसीसीआई ने अभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। अच्छा, वैसे ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो एक नाम आपको नजर आएगा, अजय माणिकराव खानविलकर। 2024 में इनके बारे में हमने पढ़ा था। भारत के ये नए लोकपाल बने थे और कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के, क्योंकि पहले नंबर के थे पिनाकी चंद्र घोष। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बाकी बीसीसीआई की अगर बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1928 में, हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में और इसके सचिव अभी सेक्रेटरी बन गए देवजीत सेकिया। इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में है रोजर बिन्नी और पहले प्रेसिडेंट का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना, आर.ई. ग्रांट गोवन उनका नाम है। अभी बीसीसीआई ने किसे एंटी करप्शन यूनिट का चीफ बनाया था? शरद कुमार को। और बीसीसीआई ने उत्कृष्ट केंद्र अभी अपना स्थापित किया, खोला है कहाँ पे? बंगलुरु में। उसके अलावा एक बुक आई थी ऑन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई, इसको रत्नाकर शेट्टी ने लिखा है, जो कि बीसीसीआई के पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। बाकी कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने थे अनुराग गर्ग। नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के सीएमडी बने थे विजेंद्र प्रताप सिंह। आईआरएफसी के सीएमडी बने मनोज कुमार दुबे। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा बने। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक बने थे कौन? एस परमेश शिवमणि। राष्ट्र महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी विजया किशोर रहाटकर। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने अभ्युदय जिंदल। एचएसबीसी की चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनने वाली पहली महिला बनी थी पाम कौर, जो कि भारतीय मूल की हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अभी नए अध्यक्ष बने थे टीवी नरेंद्रन, जो कि इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने थे विपिन कुमार। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नृपेंद्र मिश्रा को। तो अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में फिर से नृपेंद्र मिश्रा को चुना है। मतलब पहले भी यही थे, अभी फिर से उनको चुन लिया गया है। इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। अच्छा, ये प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी जो ये सोसाइटी है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का प्रबंधन करना, उसका मैनेजमेंट संभालना। और आपको बता दूं, इस प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय को पहले नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय कहा जाता था, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1966 में। यह पहले भारत के कमांडर इन चीफ का निवास स्थान हुआ करता था। फिर 1948 में यह भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका आधिकारिक निवास बना। और फिर 1964 में उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के इस 3 मूर्ति परिसर को नेहरू स्मारक संग्रहालय में बदल दिया गया। और फिर जब मोदी सरकार आई तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसे भारत के सभी 15 प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बनाया जाएगा। और अभी लेटेस्ट 2023 में इसका नाम नेहरू मेमोरियल से बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया। और मेरे को याद आ रहा है किसी एग्जाम में इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आया था कि ये प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय है कहाँ पर? याद रखना, नई दिल्ली में है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये अगर पूछेंगे तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय, कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स जो आपके न्यूज में रहे थे, वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले संग्रहालय में आए हुए ये कुछ प्रश्न है, इनके उत्तर पहले आप देने की कोशिश करो, जो कि एग्जाम में पूछे गए। ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया था। किस संग्रहालय को भारत में राज का ताज यानी कि ताज ऑफ द राज कहा जाता है? तो आंसर होगा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो आपको मिलेगा कोलकाता में। और ये राजस्थान में जो RAS का एग्जाम होता है 2023 में पूछा गया था कि भारत के पहले आउटडोर म्यूजियम जिसका नाम शहीदी पार्क है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये मैंने भी आपको कई बार रिवाइज करवाया है। तो सही उत्तर होगा दिल्ली में। वैसे आप जानते हो देश का सबसे बड़ा संग्रहालय ये आपको कोलकाता में मिलेगा, जो भारतीय संग्रहालय है वो। और ये सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है भारत में। इसकी स्थापना हुई थी 1814 में। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलो कुछ और इंपॉर्टेंट संग्रहालय मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो लेटेस्ट अभी न्यूज में बने हुए थे। जैसे कि अगर पूछे पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय ये कहाँ पे बनेगा? तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के आदिचनल्लूर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। और विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में।
जिसका नाम होगा युगे युगीन भारत राष्ट्र संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? स्पार्क। देश का पहला फिश म्यूजियम ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ये देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुजा में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खुला हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया मसूरी उत्तराखंड में। भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसका नाम शहीदी पार्क, इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। और आपको याद होगा ये प्रश्न हमेशा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जब भी ये शीट में आपको रिवाइज कराता हूँ, और ये प्रश्न ये एग्जाम में आया था अभी राजस्थान RAS एग्जाम में पूछा गया था। वैसे इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? 18 मई को होता है। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये बनेगा लखनऊ में। देश का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर खुला? तिरुवनंतपुरम में। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा परिसर है वहाँ पे। भारत का पहला संविधान संग्रहालय मिलेगा हरियाणा में, जो OP जिंदल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में। वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया मोदी जी ने महाराष्ट्र के वाशिम में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय मिलेगा वाराणसी में। नितिन गडकरी ने कहाँ पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? पुणे में। और सूचना का अधिकार RTI संग्रहालय की आधारशिला भी रखी जा चुकी है राजस्थान में, जो ब्यावर है वहाँ पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय म्यूजियम्स मैंने आपको रिवाइज कराए। लगभग 25-26 इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया? तो सही उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। तो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, एक तो ये याद रखना नोवाक जोकोविच, और अभी रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ते हुए ये सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी 15 जनवरी को ही उन्होंने अपना 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेला है, और इस तरह से वो रॉजर फेडरर से आगे निकल गए सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने के मामले में, क्योंकि रॉजर फेडरर ने 429 मैचेस खेले हैं, और इन 430 में से अगर देखोगे तो 379 ये जीते हैं मैच और 51 में इनको हार मिली है। वैसे ये वाला डेटा नहीं पूछेंगे, लेकिन ऊपर वाला याद रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच ये खेल चुके हैं। अच्छा, ग्रैंड स्लैम की बात है तो आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। ये हर बार मैं आपको बताता हूँ जब भी हम टेनिस की बात करते हैं। और इसमें सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर कर देंगे विंबलडन ओपन सबसे पुराना है, क्योंकि इसको बार बार हम रिपीट करते रहते हैं, तो आपको याद हो गया होगा। अच्छा, यहाँ से एक एग्जाम का प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। ये प्रश्न मुझे याद आ रहा है छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम में पूछा गया था। 4 ग्रैंड स्लैम आपको दे दिए थे और पूछा था इनको अरेंज करना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये भी रिवाइज करवा दूं, ये भी बता दूं कि अभी तक नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीत चुके हैं। कितने? 24। रॉजर फेडरर 20, राफेल नडाल 22। ठीक है, तो ये भी डेटा ध्यान में रखना। अब मैंने आपको प्रश्न बताया कि क्या पूछा था, ग्रैंड स्लैम्स को अरेंज करना था, और कैसे अरेंज करना है। ऐसे नहीं कि कौन सा साल में पहले होता है फिर बाद में होता है और सबसे लास्ट में होता है, ऐसे नहीं। उनकी स्थापना के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना था। मतलब जिसकी स्थापना हुई सबसे पहले उसको सबसे ऊपर रखो, फिर बाद में उसको बाद में, फिर ऐसे ऐसे करके अरेंज करना है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आपके भी किसी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पुराना है, फर्स्ट पे तो आप प्लेस कर दोगे विंबलडन ओपन को, जिसकी स्थापना हुई थी 1877 में। उसके बाद US ओपन की स्थापना होती है 1881 में। फिर आता है फ्रेंच ओपन 1891 में, और सबसे नवीनतम कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में आया था ये। अब देखो कितना खतरनाक प्रश्न पूछा था, और ऐसे प्रश्न केवल वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने ये पढ़ा होगा, वरना सब इसको छोड़ के आएंगे। अच्छा, अब देखो अगर आपको ये याद नहीं रहना तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप इसको अरेंज कर पाओगे। अगर इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो फिर वो कैसे भी आपसे पूछ ले, आप आंसर कर दोगे। बस आपको अल्फाबेट्स ध्यान रखने। ABCD आपने पढ़ी है रीजनिंग में। ABCD को नंबर देते हैं, A को 1, B को 2, C को 3, D को 4। ठीक है, तो उसी से आप देखो, जो A है उसकी वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है, नीचे जाते जा रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है।
नीचे वाले अल्फ़ाबेट ज़्यादा वैल्यू वाले हैं, मतलब ज़्यादा बुजुर्ग हैं। तो उसी तरह से आप देख लो, यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स का ही चक्कर है। ए सबसे जवान है, सबसे नवीनतम है, 1905 में आया ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद एफ, ए के बाद एफ ही आ रहा है। एफ की वैल्यू क्या होती है रीजनिंग में? 6। फिर उसके बाद यू आता है और उसके बाद डब्ल्यू आता है। तो आपको ऑर्डर पता चल गया क्या ट्रिक में बता रहा हूँ। अब आपसे वो कैसे भी पूछ लेगा, आप इसको भूलोगे नहीं, चाहे आपको इनके स्थापना वर्ष याद नहीं है फिर भी, क्योंकि सबसे पुराना कौन सा होगा जो ABCD में सबसे बाद में आ रहा है, वो डब्ल्यू है। अब मैं आपको 2024 के जो ग्रैंड स्लैम विनर्स है एक बार उनको भी रिवाइज करवा देता हूँ। और जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं ना कि जो हमारी शाम को PYQ वाली सीरीज आती है उसमें किस तरह के मैं आपको प्रश्न करवाता हूँ, तो इसी तरह के प्रश्न होते हैं। करंट अफेयर्स जो भी हम पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित जो भी स्टैटिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो वहां पे करवाता हूँ। उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे एक। तो वहां पे बकायदा आप देखोगे एक मॉडल के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर प्रश्न होगा, यहाँ पे एग्जाम लिखा होगा, किस एग्जाम में पूछा गया, कब पूछा गया, और नीचे 4 ऑप्शन होंगे। हर क्वेश्चन में शुरुआत में 4 से 5 सेकंड का मैं आपको वक्त देता हूँ कि आप पहले कोशिश कर लो आपसे बनता है कि नहीं बनता, फिर मैं आपको बताता हूँ। और केवल वो प्रश्न बता के आगे नहीं बढ़ जाता, उससे जुड़े हुए और भी फैक्ट्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो इस एग्जाम में तो ये आ गया, हो सकता है आपके एग्जाम में ये ना आकर के ये आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए। तो वो क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। उससे बेहतर क्वेश्चन स्टैटिक में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो कि वर्तमान में करंट अफेयर से लिंक्ड करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वैसे स्टैटिक तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, उसकी बुक्स मिल जाएगी, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये तरीके से अभी कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो वो क्लास आप ज़रूर लिया कीजिए। अभी 2-4 दिन से हालांकि मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि अपना जो वीकली वाला बैकलॉग चल रहा है मुझे पहले उसको समाप्त करना है। 1 आध दिन में वो भी समाप्त हो जाएगा। आज एक और वीकली आ जाएगा शायद, और कल हम बराबर पे पहुंच जाएंगे। उम्मीद है परसों से PYQ सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी 4-5 वीडियो बने हुए हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो उनको तो जा करके देख लो जिन्होंने नहीं देखा। चलो अभी 2024 के ग्रैंड स्लैम विनर्स हम देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल का जीता जेनिक सिनर ने, वो इटली के हैं। वुमेन्स टाइटल वुमेन्स सिंगल जीता अरेना सबालेंका ने, वो बेलारूस से हैं। इसमें मेंस डबल भी ध्यान रखना, वो भारतीय ने जीता। रोहन बोपन्ना, वैसे इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, और इनके साथी मैथ्यू एबडेन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है और इसमें वुमेन्स सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता, वो पोलैंड से हैं। मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से हैं। फिर विंबलडन ओपन हुआ, वुमेन सिंगल बारबोरा कराजिकोवा ने जीता, वो चेक रिपब्लिक से हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से हैं। सबसे लास्ट में होता है US ओपन, और इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वाले हैं वही सेम रिपीट हो गए US ओपन में भी, जेनिक सिनर और अरेना सबालेंका। तो ध्यान रखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए भी कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो सही उत्तर होगा 1 प्लेट 1 बैग। तो प्लास्टिक बैग और डिस्पोजल वस्तुओं की जगह दूसरे वस्तु का उपयोग के लिए भी 1 प्लेट 1 बैग अभियान शुरू किया गया है। तो महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ बनाने के लिए कपड़े के थैले, स्टील की प्लेटें और ग्लास बांटे जा रहे हैं, और इस पहल का नेतृत्व RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। तो एक तो ये प्रश्न आप याद रखना कि प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए भी कौन सा अभियान शुरू किया गया? 1 प्लेट 1 बैग अभियान। महाकुंभ से और क्या क्या प्रश्न अभी हमने पढ़े? एक तो अभी हमने पढ़ा था कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कुंभ वाणी नाम से FM चैनल लॉन्च किया था। 103.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर चलेगा ये। उसके अलावा फ़ोनपे और ICICI लोम्बार्ड ने महाकुंभ बीमा लॉन्च किया, और प्रयागराज में लग रहा है। तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को अभी नया जिला घोषित कर दिया गया, उत्तर प्रदेश का 76 नंबर का। आपको पता ही होगा यूनेस्को ने 2017 में कुंभ को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया था। हर 12 साल में कुंभ लगता है 4 स्थानों पे, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा 1 प्लेट 1 बैग। तो ये 1-1 वाली योजनाएं बहुत सारी आपने पढ़ी होंगी, तो वो सारी योजनाएं अभी एक साथ में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो अभी एक तो लेटेस्ट आपने पढ़ी 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, ये लॉन्च हुई अभी 1 जनवरी 2025 को। 1 ट्रैप 1 ट्री कैंपेन अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड स्कीम, ये केरल लेकर के आया। 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम ICAR ने लॉन्च की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम,
ये वैसे तो बहुत सारे लेकर के आए, लेकिन पहला राज्य उत्तर प्रदेश था। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम ये मोदी जी ने कब लॉन्च की थी? अक्टूबर 2022 में। और इससे एक प्रश्न एग्जाम में ये पूछा गया था, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आया था 2023 में ही। प्रश्न इस तरह से पूछा था कि इस योजना के अंतर्गत जो फर्टिलाइजर बेचा जा रहा है किस ब्रांड नेम से बेचा जा रहा है? तो चलिए आप लोग बताइए किस ब्रांड नेम से बेचा जा रहा है। मैं आपको ऑप्शन शो कर देता हूँ। ये रहा प्रश्न और ये रहे ऑप्शन आपके सामने। मैं ऑलरेडी ये पहले ही बता चुका हूँ आपको, फिर भी आप कोशिश कीजिए बताने की। बाकी वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को हरियाणा ने लॉन्च किया। वन नेशन वन इलेक्शन, अभी ये न्यूज़ में थी। अभी लोकसभा सचिवालय ने इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति भी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे बीजेपी सांसद पीपी चौधरी। और एक वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए हमने पढ़ा था, प्रोजेक्ट ईशान लाया गया था। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अशोक चंद्रा को। तो याद रखेंगे अशोक चंद्रा, इनको पंजाब नेशनल बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। और किनका स्थान लिया इन्होंने? अतुल कुमार गोयल का। अच्छा, इनके अलावा एक और अपॉइंटमेंट बता रहा हूँ, विनोद कुमार, इंडियन बैंक का नया एमडी सीईओ बनाया गया। इन्होंने एसएल जैन का स्थान लिया है। पंजाब नेशनल बैंक की बात कर ले, स्थापना होती है 1894 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो जाएगा। हमने कहा एमडी सीईओ नए बन गए अशोक चंद्रा। टैगलाइन क्या होती है? यू कैन बैंक अपॉन। अब एक प्रश्न का उत्तर देना है। एक बैंक के नए चेयरमैन बने थे, वो आप बताएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन अभी कौन बने थे? बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा राजनाथ सिंह ने। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अभी उन्होंने भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह रक्षा और पर्यटन मंत्रालय के साथ साथ सेना की एक पहल है। तो अब 1962, 1971 और 1999 का जो कारगिल युद्ध संघर्ष था उसके जो स्थान है, उसके अलावा सियाचिन बेस कैंप हो गया और 2020 के गलवान घाटी संघर्ष स्थल, ये पर्यटकों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। तो भारतीय सेना सीमावर्ती क्षेत्रों और ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों को पर्यटन स्थलों में बदल रही है। पर्यटक डोकलाम भी जा सकते हैं, जहां 2017 में भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक गतिरोध चला था। और पश्चिमी तरफ पर्यटक कारगिल, बटालिक और द्रास के कुछ हिस्सों की यात्रा कर सकते हैं। ये पहल सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है। अच्छा, यहाँ से एक अच्छा प्रश्न आप निकाल सकते हो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? वैसे ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में मैंने देखा है। एसएससी जीडी में पूछा गया था और एक बार हरियाणा के किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। और पर्यटन की बात है तो एक बार यूपीपीएससी में पूछा गया था, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आता है, यात्रा व पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। जब भी हम इंडेक्सेस रिवाइज करते हैं, रैंकिंग रिवाइज करते हैं, तो ये इंडेक्स हम हमेशा पढ़ते हैं। तो पूछा था इसे जारी कौन करता है? तो याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो आंसर होगा ब्लू ओरिजिन ने। तो जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन, उसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस और उन्हीं की ये स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जिसने ही अभी इस न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग की है। इस विशाल रॉकेट की लंबाई 98 मीटर है, 320 फुट है लंबा ये, और इसे चंद्रमा तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिहाजा से डिजाइन किया गया है। और अभी इसकी टेस्टिंग की गई कहाँ से? अभी इसकी टेस्टिंग की गई फ्लोरिडा से। और इस रॉकेट का नाम पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी न्यू ग्लेन के नाम पर इस रॉकेट का नाम इन्होंने रखा है, न्यू ग्लेन रॉकेट। तो ब्लू ओरिजिन ये जेफ बेजोस की कंपनी है, एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन अमेरिका में आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे स्पेस से ही कुछ अंतरिक्ष से ही करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो अभी स्पेस एक्स ने ही पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया था स्पेस वॉक करने के लिए। स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है। उसके अलावा भारत अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा 2035 तक, टारगेट है हमारा। अंतरिक्ष में अभी 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे, रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। सऊदी अरब से अंतरिक्ष मिशन में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी रायना बर्नवी। हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं 23 अगस्त को। भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक बने थे गोपी चंद थोटाकुरा।
भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब हैदराबाद में स्थापित की गई। भारत की डिफेंस स्पेस एजेंसी ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया था। और भारत ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को भी लॉन्च किया था। आप लोग बताओ किस रॉकेट से हमने इसको लॉन्च किया था। ये एक और आपका होमवर्क प्रश्न हो गया। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में, तो एक ओरल टेस्ट में ले रहा हूँ कि कितनी चीज़ें आपको याद हैं। इसी तरह से आपके एग्जाम में चीज़ें आने वाली है, तो याद है तो फिर वहाँ पे भी याद आएगी, और अगर यहाँ पे याद नहीं आ रही है तो फिर वहाँ पे कैसे याद आ जाएगी। ये प्रश्न आपको खुद से करना है। बाकी देखो ये कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए, स्टैटिक प्रश्न आप कह सकते हो इनको, कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो वो यूरी गागरिन थे, यूएसएसआर से थे, और इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस रॉकेट से गए थे? वोस्टॉक 1 से। कब? 12 अप्रैल 1961 को। इसीलिए तो 12 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाते हैं। दुनिया की पहली महिला कॉस्मोनॉट बनी थी कौन? मतलब अंतरिक्ष में जाने वाली वेलेंटिना टेरेस्कोवा, वो भी यूएसएसआर से थी। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, इनका नाम भी एग्जाम में आ चुका है। और अंतरिक्ष में भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी थी? अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला बनी थी। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहां से मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शुरू की? तो आंसर होगा कोटा। तो अभी लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, और उन्होंने राजस्थान में कोटा के श्रीनाथपुरम में जो लॉरेंस मेयो स्कूल है वहीं से स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा को शुरू किया है। तो इस वैन के जरिए स्टूडेंट एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन सहित सभी जरूरी प्रक्रियाओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वैन में ही स्कूल और कॉलेजेस में ही उनके पासपोर्ट बन जाएंगे। साथ ही इस पहल के जरिए स्टूडेंट्स को पासपोर्ट के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। तो ध्यान रखना, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी कहां से मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शुरू की? कोटा राजस्थान से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया? तो सही उत्तर तो इसका हो जाएगा पिक्सेल। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, समझाऊंगा मैं आपको। तो गूगल समर्थित ये एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है पिक्सेल, जिसका मुख्यालय आपको बंगलुरु में मिलेगा। और इसी ने अभी 15 जनवरी को जो स्पेस एक्स कंपनी है एलन मस्क की, उसका जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उससे फायरफ्लाई नाम से अपना एक कमर्शियल उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई है, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ स्पेस एक्स ने एक भारतीय कंपनी है दिगंतारा, उसके एक सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है। उस सैटेलाइट का नाम स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है, और ये अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी के लिए दुनिया का पहला वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल सैटेलाइट है। किस कंपनी ने लॉन्च किया ये मैंने आपको बता दिया, दिगंतारा, जिसका मुख्यालय आपको बंगलुरु में मिलेगा। और किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने अपने फॉल्कन 9 रॉकेट से इनको लॉन्च किया है। कहां से? वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, जो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अब यहां पे एक शब्द आया, उपग्रह तारामंडल, इंग्लिश में बोलोगे तो सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं, कई सारे सैटेलाइट्स का एक ग्रुप होता है जो कि धरती के चारों ओर घूमते हैं, और ये उपग्रह, ये सैटेलाइट आपस में जुड़े रहते हैं और मिल करके एक साथ काम करते हैं। वैसे भी नाम से समझ में आ रहा होगा, उपग्रह तारामंडल, उपग्रहों का एक समूह है ये। तो ये फायरफ्लाई भी एक उपग्रहों का समूह है, और अभी इनको 550 किलोमीटर की जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है वहां पे लॉन्च किया गया, वहां स्थापित किया गया। अभी तो इस मिशन में 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, और 3 सैटेलाइट इस साल के अंत तक लॉन्च कर दिए जाएंगे, और आगे भविष्य में इन्होंने कहा कि 18 और सैटेलाइट हम इसमें लॉन्च करेंगे। और जब ये कंपनी सर्विस देना शुरू कर देगी तो ये उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट सर्विस देने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। वर्तमान में ये सर्विस केवल इसरो ही प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे। इससे क्या फायदा होगा? इससे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में, खनन, पर्यावरण निगरानी और रक्षा क्षेत्र में जो काम कर रही है कंपनियां, उनको बेनिफिट होगा। तो बिल्कुल साधारण भाषा में मैंने आपको बता दी सारी चीजें। पिक्सेल की स्थापना होती है 2019 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। ये दूसरा है, पहला वाला 2024 में हुआ था नई दिल्ली में ही। अच्छा, वैसे इस बार ये 3 स्थानों पर हो रहा है, दिल्ली में, एक तो भारत मंडपम में और यशोभूमि में, और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। अभी 17 जनवरी को शुरू हुआ, 22 जनवरी तक चलेगा ये। और इस बार की थीम है सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव वैल्यू चेन का सह निर्माण। क्या होता है इसमें? तो इसमें जो कार कंपनियां होती है, जो आने वाले उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो कारें हैं, वो इसमें एक्सपोज करती है, शो करती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और समिट्स भी मैं आपको रिवाइज करवा दूं तो अभी विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 चेन्नई में हुआ, 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा असम में, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 जयपुर में, 13वां राष्ट्र बीज सम्मेलन वाराणसी में, COP29 जो कि संबंध है इसका क्लाइमेट चेंज से, अभी हुआ बाकू अजरबैजान में, वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 भारत में हुआ पहली बार, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन भारत में हुआ, COP16 इसका संबंध बायोडाइवर्सिटी से है, जैव विविधता से, अभी कोलंबिया में हुआ। और 2025 में अभी जो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है ये भुवनेश्वर में हुआ, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और इसमें चीफ गेस्ट कौन रही थी? त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो प्रेसिडेंट है वो। चलो अब उनका नाम मैं आपसे पूछ लेता हूं, उनका नाम बता दो, नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसी तरह से पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ था। इसके साथ ये भी बताओ, अभी रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट हैं जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी नाम बता दो। वो तो पिछले साल ही नए बने तो आपको नाम याद भी होगा। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को प्लीज अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार इसे शेयर करके इस वीडियोस को मुझे एक बार सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा, जिस तरह से पढ़ के आपको अच्छा लगता है, आपका सपोर्ट मिलेगा तो वीडियो बना करके, इतनी मेहनत करके मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी PDF आपको मिल जाती है कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, जब भी PDF आती है, वीडियोस आते हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और अगर कोई स्टूडेंट पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दे, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा, सिंगापुर ने किसे मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तरुण दास। प्यूमा इंडिया की अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी PV सिंधु। कान नगाई महोत्सव मनाया गया मणिपुर में। भारत और किस देश ने 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया? स्पेन। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनाया अंजू बॉबी जॉर्ज। कनुमा महोत्सव मनाया गया तेलंगाना में। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए देवेंद्र कुमार उपाध्याय। भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया स्मृति मंधाना। परशुराम कुंड मेला 2025 ये हुआ कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और आखिरी प्रश्न था, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? अजीत कुमार मोहंती। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई? तो आंसर होगा कैलिस्टो। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।